Thank you, Shraddha. Shraddha ने notice किया. Start. Okay, start करें? Yeah. Okay, अभी यूरिनरी सिस्टम अलग और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है. तो यूरिनरी सिस्टम में मेन ये 4 पार्ट्स है: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. दिस इज किडनी, दिस इज यूरेटर, दिस इज ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, एंड जैसे मैंने कार्डियक सिस्टम में बताया था कि सुपेरियर, इंफेरियर वेना केवा, देन एवोर्टा जो नीचे पूरा बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसके ब्रांचेस रहते हैं. तो ये जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ है और जो बचा हुआ ब्लड है, ये रीनल वेन जो है कलेक्ट करता है और कहाँ पे भेजता है? ये वेना केवा में. जो वेना केवा हार्ट को कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? इंफेरियर वेना केवा. कहाँ पे? राइट एट्रियम में. ये ऊपर वहां पे डायरेक्ट चला जाता है. दिस इज द कनेक्शन. ओके, और ये ब्लड यहाँ पे कहाँ से आता है? एवोर्टा के ब्रांचेस रहते हैं, एब्डोमिनल आर्टरी ऐसे वगैरह. तो एवोर्टा जो हार्ट पंप ब्लड पंप करता है कहाँ से? मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से. फिर एवोर्टा में जाता है, तो एवोर्टा से ब्लड यहाँ पे आ जाता है और किडनी को सप्लाई करता है. और आगे उसका सिस्टम हम देखेंगे कैसे. ये यूरिनरी एकदम सुपरफिशियल हम देख रहे हैं. देन किडनी लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्या किडनी कहाँ पे रहती है. लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम. ओके, एब्डोमेन कैविटी रहती है. हमें लगता है कि ये चेस्ट में या थोरासिक कैविटी के अंदर है, लेकिन थोरासिक कैविटी मेन और एब्डोमिनल कैविटी डिवाइड कैसी होती है? मेनली डायफ्राम से. अगर ये रिब्स के अंदर है फिर भी ये एब्डोमेन में है, क्योंकि ये बिलो द डायफ्राम है, इसलिए इसको एब्डोमिनल कैविटी में बोलते हैं. ओके, नहीं तो ये ऐसे देखा गया तो मोस्ट ऑफ 75% ये रिब्स के अंदर ही है, पीछे वाले रिब्स के. यहाँ पे देख सकते हो पीछे वाला ही है. ओके, ये कहाँ से है? T12 थोरासिक 12 वर्टेब्रा से T2 टू L2 टू L3 के जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके इसमें है. यहाँ पे अब देखोगे तो पता चलेगा पीछे से कैसे दिखता है. वो आगे की तरफ नहीं रहता है. रिब्स और वर्टेब्रल कॉलम है ना, उसको थोड़ा अटैच रहता है पीछे की तरफ. ऑन ईच साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम के साइड पे रहता है. एक्सटेंड फ्रॉम द लेवल ऑफ 12 thoracic vertebrae to the 3rd lumbar vertebrae. यहाँ पे देख सकते हो आप. Okay, the right kidney is usually slightly lower than the left kidney. Okay, ये जो राइट किडनी है नीचे रहती. क्यों नीचे रहती? यहाँ पे क्या रहता है? लीवर रहता है. लीवर ऑक्यूपाई के वजह से ये थोड़ा सा राइट किडनी थोड़ा सा नीचे रहती है. देन अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक. मीन्स ऐसे एंटेरियर पोस्टेरियर उसका थिकनेस रहता है 3 सेंटीमीटर एंड अबाउट 150 ग्राम इसका वेट रहता है. ओके, देन यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर से कैसे उसका स्ट्रक्चर है किडनी का. ओके, अभी हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 मिनट. ये है रीनल कॉर्टेक्स. जैसे मैंने हमेशा बोला है, कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट एवरी टाइम व्हेनेवर यू दिस वर्ड कम्स, एंड मेडुला इज द इनर पार्ट. ओके, यहाँ पे है ये मिडल पार्ट. जो भी ये दिखाई दे रहा है ये पूरा मिडल पार्ट है. और जो ये येलोइश और ये दिख रहा है पार्ट, ये है कॉर्टेक्स पार्ट. रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला. देन है रीनल कॉलम्स. जो ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसे, इसके बीच बीच में जो गैप रहेगा उसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स. ऐसे ऐसे ये जो बीच में कॉलम्स है उसको रीनल कॉलम्स बोलते हैं. ये रीनल पिरामिड्स इन द रीनल मेड्यूला. मेड्यूला के बीच में ये क्या है? रीनल पिरामिड्स. देन है रीनल पैपिला. पैपिला मीन्स यहाँ पे सारा जो कैलिक्स शुरू हो जाता है, वो जहाँ पे यूरिन कलेक्ट करेगा उसका जो ओपनिंग है यहाँ पे उसको बोलते हैं पैपिला. दिस इज ओपनिंग इन द इनटू द कैलिक्स. देन ये रीनल कैप्सूल. कैप्सूल मीन्स अपर कवरिंग, पूरा किडनी के ऊपर का कवरिंग. मीन्स पहले आएगा रीनल कैप्सूल, देन रीनल कॉर्टेक्स, देन रीनल मेड्यूला.
और रिनल मेड्यूला के अंदर ये पिरामिड शेप्ड पिरामिड्स आएंगे और उसके अंदर ये मेन स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। पिरामिड्स के अंदर ऐसे मिलियंस टुगेदर नेफ्रॉन्स रहते हैं। दिस इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ द किडनी। जैसे हमने लंग्स में देखा गया कि मेन फंक्शनल कौन सा है, अल्वियोला, वैसे ही ये नेफ्रॉन जो है ये मेन फंक्शनल पार्ट है इन द किडनी। ओके, हर एक किडनी में एक जस्ट दिखाया गया है। ओके, ऐसे बहुत सारे मिलियंस टुगेदर एक पिरामिड्स में ऐसे रहते हैं। ओके, देन ये यहाँ पे ब्लड कैसे आता है, कैसे पास होता है, कैसे यूरिन तैयार हो जाता है, हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे पाथ ऑफ यूरिन ड्रेनेज कैसे कैसे होता है। तो ये है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे ये आर्टरीज है, ब्लड लाएंगे, यहाँ से आर्टरीज पास हो जाएंगी और यहाँ पे अंदर अंदर छोटे 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 कैपिलरीज अंदर घुस जाएंगे। ओके, और यहाँ पे ब्लड फिल्टर होगा और बचा कुचा जो यूरिन है यहाँ से पास होते 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 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कलेक्ट करके वो पूरा फिर रिनल पेल्विस से बाहर यूरेटर से बाहर जाएगा और बाकी का ब्लड है इसके थ्रू वापस ऐसे बीच में जो कॉलम्स है उसके बीच में से आके रिनल वेन में चला जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो दिखाऊंगी, फिर जो बाकी के अभी स्लाइड्स है उससे पता चलेगा प्रॉपर कैसे है। जस्ट ग्रॉस में यहाँ पे देखो, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट उसमें आएगा, फिर पैपिलरी डक्ट में आ जाएगा, फिर ये माइनर कैलिक्स स्पेस जो ओपन स्पेस है माइनर है, और देन ये मेजर कैलिक्स है, मीन्स बड़ा स्पेस है। माइनर कैलिक्स से यूरिन आ जाएगा मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से आके ये यूरेटर में आ जाएगा ऐसे। देन रिनल पेल्विस में, ये रिनल पेल्विस जो सबसे मीन्स बड़ा ओपनिंग है और एक ही स्पेस है जो सब कैलिक्स को एक जगह पे ज्वाइन करता है, ये सब रिनल पेल्विस से यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। ओके, उसका ऐसे है, लेकिन कैसे फंक्शन फिर भी कैसे होता है हम प्रॉपर से देखेंगे। फिर से एक शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ, रिनल आर्टरी से ब्लड आएगा अंदर और ये जो बीच में कॉलम्स है ना, ये वाले ये वाले ये वाले, यहाँ से वो आर्टरीज अंदर अंदर जाएंगे और फिर यहाँ से आके ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे कैसे कैसे है। छोटे 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 कैपिलरीज यहाँ पे जाएंगे और ब्लड फिल्टर होके, ब्लड जो फिल्टर हुआ यहाँ से फिर से आके यहाँ जाएगा और जो बचा हुआ यूरिन है जो फिल्टर हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें से आ जाएगा। उसमें भी सारे फिर से रीअब्सॉर्प्शन करना होता है, कुछ तो फंक्शन रहता है, ऐसे ऐसे करके ब्लड यूरिन यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, अब ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हमने देखा है, फाइब्रस कैप्सूल मेन ऊपर का सराउंडिंग द किडनी, देन है कॉर्टेक्स रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ टिश्यू, देन है मेडुला innermost layer consisting of pale conical shaped striation is called renal pyramids, then a hilum means is the meeting point, joining point। हर एक ऑर्गन में हाइलम ये आ जाता है, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा कि जहाँ पे सारे आर्टरीज वेन जहाँ पे एंटर हो रहे किसी ऑर्गन पे, ऑर्गन के अंदर, तो वो जो मीटिंग पॉइंट रहता है कि सारे ऑर्गन सारे आर्टरीज वेन जो भी कुछ एंटर हो रहा है, तो उस पॉइंट को हमेशा हाइलम बोला जाता है। इज अ कॉन्केव मीन्स ये हाइलम पार्ट हो गया किडनी का। ओके, यहाँ पे सारे आर्टरीज आ रहे, वेन सारे यहाँ ऐसे यूरेटर बाहर निकल रहा है। ओके, इट इज द कॉन्केव medial border of the kidney where the renal blood and lymph vessels, the ureter and nerves enters, means सब जहाँ पे enter होता है, लीव करता है जो भी है arteries, vein, ureter, it has a number of distal branches called calyx। okay, इसमें मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स जैसे मैंने दिखाया अभी। और मेन अभी किडनी का फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। ओके, देन है रेगुलेशन ऑफ बोन मिनरलाइजेशन, क्योंकि किडनी वही काम करता है कि मिनरल को कौन से मिनरल को रखना है, कौन से मिनरल ज्यादा हो गए उसको बाहर फेंकना है और कौन से रीअब्सॉर्ब करना है, ये सब किडनी ही काम करता है। इसलिए द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये मेन ब्लड प्रेशर का नॉर्मल लिमिट में रखना किडनी के ऊपर ही काम है, क्योंकि यानी जो सोडियम
आयंस रहते हैं, वही ब्लड को ज्यादा कम करते हैं। तो इसको बाहर फेंकना है, अंदर रखना है, ये किडनी डिसाइड करता है। तो एब्सॉर्ब कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वो बाहर फेंक रहा है सोडियम आयंस तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल में रहेगा। तो ये मेन उसका ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन का काम भी यही रहता है। देन इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लड पीएच, एसिड बेस्ड मेटाबॉलिज्म, ब्लड का जो पीएच मेंटेन करना है ये भी किडनी करता है। कौन से प्रोडक्ट हटाना है, टॉक्सिन्स हटाना है, कौन से रखना है, ये सब किडनी के यहीं पे होता है। देन एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाटर। अब देखेंगे ब्लड सप्लाई टू द किडनी। Kidney needs to have constant supply in order to control the composition of body fluids. Renal artery, a branch of aorta, enters the kidney at hilum. जैसे मैंने बोला था हार्ट से निकलता है मेन ब्रांच एवोर्टा, वहां से रीनल आर्टरी निकलती है। मेन एवोर्टा से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, अब्डोमिनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ऐसे बहुत सारे मेन जो एवोर्टा रहता है। देन सप्लाइज ब्लड रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे देखा है एवोर्टा से आएगा रीनल आर्टरी से आएगा सेगमेंटल आर्टरी, देन इंटरलोबुलर आर्टरी, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है। हमें इतना नहीं देखना है, एवोर्टा से रीनल आर्टरी तक आता है और रीनल आर्टरी यहाँ पे अंदर आ जाती है। वो जो मैंने बोला कि एक इम्पोर्टेंट यूनिट नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे एफरेंट आर्टेरियोल्स एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स क्या है। ओके और फिर ब्लड पूरा पास करके रीनल वेन से इंफीरियर वेना केवा को हार्ट के इंफीरियर वेना केवा की तरफ ब्लड जाता है और राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। ब्लड सप्लाई कौन करता है किडनी को? रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। अभी ये मेन पार्ट है, जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखे थे अल्वियोला इज द मेन फंक्शनल पार्ट, वैसे ही किडनी का मेन फंक्शनल पार्ट है नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, दिस इज द नेफ्रॉन। ओके हम पहले यहाँ पे देखेंगे नेफ्रॉन, और आप पहले नेफ्रॉन देखो कहाँ पे रहता है। ये क्या है? कॉलम्स, सॉरी पिरामिड्स। ये पिरामिड हो गया। ये पिरामिड के अंदर नेफ्रॉन ऐसे रहता है, और जो रेड एंड ब्लू कलर के दिख रहे वो आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स से पूरा कवर है। जैसे कि अल्वियोला पूरा कवर था आर्टरीज वेन से, वैसे ही ये नेफ्रॉन भी कवर है। तो उसका जो मेन माउथ पार्ट है वो रहता है कहाँ पे? कॉर्टेक्स में, और हाफ पार्ट मेड्यूला में रहता है, और फिर ऊपर आके फिर से ऐसे जाता है। मींस हाफ पार्ट कॉर्टेक्स में रहता है और लोअर हाफ पार्ट मेड्यूला में रहता है। और मेड्यूला में क्या रहता है? पिरामिड्स रहते हैं। ओके ये पहले समझ लो, ये है कॉर्टेक्स वाला पार्ट ऊपर का, और ये है मेड्यूलरी पार्ट। ओके और मेड्यूला में ये पिरामिड्स रहते हैं। ओके is the basic structural and functional unit of the kidney. Its chief function is to regulate the concentration of water and soluble substance, reabsorbing what is needed and excreting the rest of as urine. A nephron eliminates waste from the body, regulates blood volume and blood pressure, controls level of electrolytes and metabolites, एंड रेगुलेट्स ब्लड पीएच। यहाँ पे हम प्रॉपर से देखेंगे एग्जैक्टली हर एक पार्ट का अलग अलग पार्ट फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे वो ब्लड आके आया और फिर चला गया, और जो बचा हुआ पार्ट है ब्लड का यहाँ से पास होते जाता है। जैसे ही पास होते जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, वहां पे भी अलग अलग उसके फंक्शन है। ये है मेन फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलाई, दोनों भी बोलते हैं। दिस इज द मेन पार्ट। यहाँ पे जैसे चाशनी रहती है हमारी, जो मेन हम ये करते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? छोटे छोटे आर्टेरियोस आते हैं और वेन्यूस निकल जाते हैं। ओके यहाँ पे क्या होता है? मेन फिल्टर स्मॉल सोल्यूटल्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड का मेन जो सुपरफिशियल फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे होता है। ओके यहाँ पे तो यहाँ से ब्लड आएगा और निकल जाएगा, और जो बचा कुचा पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है, यहाँ तक है जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर लगता है। ये सेकंड पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूब्यूल। ओके प्रोक्सिमल मींस फर्स्ट पार्ट,
ओके। देन कन्वोल्यूटल मीन्स थोड़ा सा लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसका। ये क्या करता है मेन यहाँ पे, तो रीएब्सॉर्ब्स आयंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रॉपर से फिल्टर नहीं होता है, तो यहाँ पे जाके जो भी कुछ एक्स्ट्रा गया हो तो फिर से एब्सॉर्ब कर लेता है। रीएब्सॉर्ब्स आयरन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अगर इसमें से पास होके चला गया हो तो। देन क्या करता है, रिमूव्स टॉक्सिन्स एंड एडजस्टेंट फिल्ट्रेट पीएच एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच मींस यहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स है तो निकाल देता है, एंड ब्लड का पीएच बैलेंस करता है। ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटल ट्यूब है। देन ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है और ये क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस लूप। ये पूरा यहाँ ये जो पूरा पार्ट है ये हेनलेस लूप है, उसमें भी कैसे है, डिसेंडिंग पार्ट एंड असेंडिंग। मैंने हमेशा बोला है डिसेंडिंग इज गोइंग डाउन एंड असेंडिंग इज गोइंग अप। ओके, ये पूरा है लूप ऑफ हेनले जो पिरामिड में रहता है, जो किसमें रहता है, मेड्यूलरी पार्ट में रहता है। ये सब मेड्यूला में रहता है, और ये ऊपर का पार्ट है यहाँ से आगे ये कॉर्टेक्स में रहता है किडनी के। ओके, ये मेड्यूला में जो रहता है लूप ऑफ हेनले, इसका डिसेंडिंग पार्ट जो क्या करता है, एक्वापोरिन्स अलाउज वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ पे जब वो यूरिन पास होता है, जो फिर से वाटर पोरस जो सेल्स रहते हैं, वो वाटर जो भी एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है, तो यहाँ पे जो मेड्यूला है ना, पिरामिड्स के अंदर रहता है ये स्ट्रक्चर, तो ये पास होते होते यहाँ से पास करेगा जो भी कुछ एक्स्ट्रा जा रहा हो तो, और फिर पिरामिड में कलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो ऐसे ऐसे पास होता चला जाएगा। देन असेंडिंग लूप में क्या होगा, रीएब्सॉर्ब्स Na ions and calcium ions from the filtrate into the interstitial fluid। यहाँ पे वाटर एब्सॉर्ब हो जाएगा, मींस बाहर फेंकेगा और वो पिरामिड में जाएगा, वहां के सेल्स एब्सॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि NaCl जो आयंस है उसको एब्सॉर्ब करेगा। देन ये एंटर होगा कहाँ पे, डिस्टल ट्यूब्यूल। ये है प्रोक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल। ये फिर से कॉइल्ड हो जाता है और फिर ये फिर से कॉर्टेक्स में आ जाता है इसका पार्ट। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली सीक्रेट्स एंड एब्सॉर्ब्स डिफरेंट आयंस टू मेंटेन ब्लड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यहाँ पे सिलेक्टिव और कुछ बचा हो तो एब्सॉर्ब कर देता है, और क्या करता है, सिलेक्ट सिक्रेशंस कुछ हो और ज्यादा की बॉडी में नहीं चाहिए, ऐसे हार्मोन्स हो या अगर कुछ, ये उसको यहाँ से फेंक देता है। और फिर ऐसे करके जो यूरिन तैयार हो जाएगा एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाएगा। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स अटैच होते हैं, जैसे यहाँ अटैच, यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, ये पूरा अटैच रहते हैं बहुत सारे। ये है कलेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे यूरिन सब पास होके यहाँ पे आएगा और कलेक्ट हो जाएगा एक जगह पे, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, रीएब्सॉर्ब्स सॉल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। यहाँ पे अगर और भी कुछ बचा हो तो ये पूरा एब्सॉर्ब करता है, बचे कुछ और कोई मोलिक्यूल्स गए हो, एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है तो ये एब्सॉर्ब करेगा और ऐसे ऐसे पास होता चले जाएगा। ये पास होके फिर कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में जाएगा, देन मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर यूरेटर से बाहर आ जाएगा। ओके, ये आपको पता चला कैसे स्ट्रक्चर है। ये वाला पार्ट रहता है मेडुला में, और ये ऊपर का ये सब स्ट्रक्चर रहेगा कॉर्टेक्स में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है मेडुला और ये कॉर्टेक्स का पार्ट है। फिर से मैं यहाँ पे दिखा दूंगी आपको, देख सकते हो यहाँ पे जो आर्टरीज वेन है, ये बीच में जो कॉलम का स्ट्रक्चर था ना, कॉलम बीच में जो गैप था, वहां से वो आर्टरीज सप्लाई हो जाते हैं, छोटे छोटे वेन्यूज बन जाते हैं, और वो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे ओपन रहता है, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई लेगा, फिल्टर करके फिर से यहाँ पे पास कर देगा, और बचा कुचा यूरिन है यहाँ से पास होके ऐसे 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 आ जाएगा रीनल पेल्विस में, देन यूरेटर से बाहर आ जाएगा। ओके, ये है पिरामिड। पिरामिड के अंदर हाफ पार्ट रहता है और कॉर्टेक्स में अपर पार्ट रहता है। ओके, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स कौन सा था, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनलेस, इसमें डिस्टल असेंडिंग डिसेंडिंग ये पार्ट आ जाता है।
distal convolutal tubule and connective tubule. Bowman's capsule is the initial dilatal part of the nephron. Okay, glomerulus. Bowman's capsule means capsule-like structure, और glomerulus means अंदर वाला जाली. Bowman's capsule means capsule. Okay, and glomerulus means अंदर का जो जाली जाली स्ट्रक्चर है, venous arterioles वहां पे ये हो रहे, is formed out of tuft of capillaries into the Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर glomerulus रहता है. Then proximal convoluted tubule, PCT, lumen is continuous with that of Bowman's capsule. Loop of Henle, it consists of descending limb which continues into the thin segment from which arises the thick ascending limb. ये सब देखा है क्योंकि ये पढ़ के टाइम वेस्ट होगा. Then composition of urine. Urine का composition क्या है? About 96% of urine is water. Okay, ये तो पता है हमें. Then 1.5% is salts, many sodium chlorides उसमें रहते हैं. Then urea make up 2%. Means depends kidney function कैसे कर रहा है, यूरिया बाकी के इसमें से यूरिया कितना कंटेंट जा रहा है. And about 1.5 liter urine is produced daily. डेली हम 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट है यूरिन आ गया कहां से? यूरिन आ गया, फिर रिनल पेल्विस से यूरेटर में आ गया. अभी हम देखेंगे ये यूरेटर क्या है. Then ureters. The ureter is the tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. Okay, ये बस कैरी करने का काम करता है, बाकी कुछ भी नहीं है. किडनी में जो यूरिन तैयार हो जाएगा वो बस कैरी करके ब्लैडर में लाएगा. Okay, in humans there are 2 ureters, one attached to the each kidney. इस साइड की एक ureter, इस साइड की एक ureter. The upper half of the ureter is located in the abdomen and the lower half is located in the pelvic area. Okay, this is abdominal part and down to this is pelvic part. Okay, तो आधी ureter abdomen में रहती है, आधी ureter pelvic cavity में रहती है. The ureter is approximately 12 inches long, 12 inches. Okay, the tube has thick walls composed of fibrous, a muscular and mucous coat which are able to contract. मीन्स यूरिन को पास करते करते लेके जाना है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे हमारे इंटेस्टाइन वगैरह करते हैं फूड को आगे आगे करने के लिए, वैसे ही यूरिन को ये आगे आगे पास करता है. ओके, भले ही ग्रेविटी से आता है फिर भी ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन को आगे आगे लेके जाने के लिए, इसलिए मस्कुलर कोट भी है, मसल्स आगे आगे लेके जाने के लिए करते हैं. फिर म्यूकस कोट, हर एक ऑर्गन का म्यूकस कोट रहता है. जैसे हमारे माउथ में म्यूकस कोट है इसलिए माउथ हमारा ड्राई नहीं होता, हर काम आसानी से हो जाता है. हर एक ऑर्गन का इंटरनल लाइनिंग रहता है म्यूकस कोट. ओके, फाइब्रस बिकॉज इट नीड टू बी फ्लेक्सिबल. ओके, देन है यहाँ से यूरेटर से कहाँ पे आ जाएगा? यूरिन ब्लैडर में. हम देखेंगे अभी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ओनली ब्लैडर भी बोलते हैं या यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, देन यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक. ये बस सैक है, मस्कुलर सैक इन द पेल्विस जस्ट अबव एंड बिहाइंड द pubic bone. When empty, the bladder is about the size and shape of pear. pear shape जो हमारा फ्रूट रहता है, ओके, उसके साइज एंड शेप का हो जाता है. फिर वो एक्सटेंड होता है, कितना भी यूरिन जितना वहां पे स्टोर हुआ है उसके हिसाब से उसका साइज बढ़ता है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में पेयर शेप इतना ही रहता है. ओके, यूरिन इज मेड इन द किडनीज एंड ट्रेवल्स डाउन टू ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स टू द ब्लैडर. द ब्लैडर स्टोर्स यूरिन. ये क्या करता है? बस स्टोर करने का काम करता है. अलाउिंग यूरिनेशन टू बी इनफ्रीक्वेंट एंड वॉलंटरी. क्योंकि बार बार जैसे ही यूरिन आ जाएगा पास होते रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए बस एक स्टोर हाउस है, स्टोर करेगा और ये वॉलंटरी कंट्रोल में रहेगा. द ब्लैडर इज लाइन्ड बाय द लेयर्स ऑफ मसल्स टिश्यू दैट स्ट्रेच अकोमोडेशन यूरिन. इसमें मस्कुलर लेयर है, इसके वजह से ब्लैडर कितना भी स्ट्रेच हो सकता है. द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज 400 to 600 ml, मीन्स हाफ लीटर ब्लड स्टोर कर पाता है अपना ब्लैडर. ओके, देन ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा मीन्स जहां से यूरिन बाहर की तरफ फेंकेगा. ओके,
और ये मेल फीमेल में स्ट्रक्चर अलग रहेगा. मेल्स में इट्स लॉन्ग वन, ओके, and in females it's very short one. Okay, urethra. In the both genders, the urethra works as a tube connecting to the urinary bladder to the genitals. Okay, genitals से connect करता है. The bladder collects and stores urine until when it is ready to be discharged through the urethra. While the function remains the same for both genders, slight differences exist due to difference between male and female genitals. Okay, इतना छोटा है ना female urethra, so infection के chances female में ज्यादा रहते हैं because it's very short. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, जल्दी कैरी कर पाता है. मेल में इट्स वेरी लॉन्ग. बट ये क्या हो जाता है, आगे आगे दूसरा इसमें पता नहीं आएगा कि नहीं. ये येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेन इसका इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे कैसे काम करता है. ओके, लेकिन ये इसको कभी कभी आफ्टर 60 एज मेल्स में इसको सूजन आने लगती है. तो यहाँ पे यूरेथ्रा इसके बीच में से पास होता है ना, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, तो ये यूरिन पास नहीं कर पाते, तो उनका ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है, नहीं तो यूरिन बैक यहीं पे रह जाता है. तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है. मीन्स यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो या ऐसे ही एवरी टाइम हो सकते हैं इन्फेक्शन, लेकिन ये आफ्टर 60 इयर्स यहाँ पे होता है क्योंकि ये स्वेलिंग आ जाती है तो इसको ब्लॉक कर देता है. ओके, और एक मिनट. और यहाँ पे ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे 2 स्पिंक्टर्स रहते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्पिंक्टर. ओके, उसमें से एक स्पिंक्टर जो रहता है, स्पिंक्टर्स यानी एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर, रबर बैंड की तरह एक स्ट्रक्चर रहता है जो यूरिन को होल्ड करता है. एक उसमें से स्पिंक्टर है वॉलंटरी, एक स्पिंक्टर है इनवॉलंटरी. मींस एक अपने आप काम करता है, एक अपने हाथ में है. नहीं तो कभी भी यूरिन पास हो सकती है, वैसे नहीं होता है, अपने हाथ में है. हमें जब पास करना है तभी पास होता है. जब पास करना होता है तो स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाता है, और वो पास करने के लिए हमारे अब्डोमिनल मसल्स, और ये मस्कुलर है ना, यूरिनरी ब्लैडर किससे बना हुआ है, एक मस्कुलर है, तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, अब्डोमिनल के मसल्स कॉम्प्रेस हो जाएंगे, और हमारा वॉलंटरी जो हमारे इसमें स्पिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो यूरिन पास हो जाएगा. मींस इस मैकेनिज्म के लिए भी ये तीनों जरूरी है, अब्डोमिनल मसल्स, ब्लैडर के मसल्स एंड स्पिंक्टर जो है उसको रिलैक्स होना. ओके, और फीमेल्स में फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, 4 प्रेगनेंसीज, 10 प्रेगनेंसीज है, तो ये स्पिंक्टर प्रॉपर से काम नहीं कर पाता, नहीं तो इंजरी हो जाती है. तो कभी कभी ना उन्होंने खांस लिया, छींक लिया तो भी यूरिन पास होता है, क्योंकि वो स्पिंक्टर रिलैक्स हो चुका है. इट्स वेरी कॉमन इन फीमेल्स आफ्टर 40 इयर्स, 50 इयर्स. एंड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम उनमें दिखाई जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिंक्टर रहता है उसका कंट्रोल नहीं रहता है, वो लूज ही रह जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. वी आर गोइंग टू सी द वीडियो. Excretion. The biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. As in other processes like nutrition, respiration, transportation, different organisms use different strategies to do excretion. In case of unicellular organisms, wastes are removed from body surface into the surrounding water by the process called diffusion. But in case of multicellular organisms, specialized organs are evolved to perform excretion. Excretion in human beings. The chief organ that is involved in excretion is kidneys. The excretory system of human beings consists of 1. A pair of kidneys, right kidney and left kidney. 2. A pair of
ureters, right ureter and left ureter. 3. A urinary bladder. 4. A urethra. Kidneys are located in the abdomen on either side of the backbone. Kidney is a basic filtration unit. It consists of very thin-walled blood capillaries. Each capillary cluster is associated with cup-shaped end of a tube that collects filtered urine. Each kidney has large number of filtration units called nephrons packed close together. The waste products are nitrogenous wastes that are collected from the blood in the form of urine. The produced urine passes through ureters into urinary bladder. The urine is stored in the urinary bladder and the urine is released to outside through urethra. Now, let us learn how urine is produced. The process of urine formation takes place in 3 steps. 1. Filtration. 2. Reabsorption. 3. Secretion. Filtration. The nitrogenous wastes, such as urea, uric acid, are removed from blood in the kidneys. The process of urine formation takes place in nephron. Reabsorption. Some substances like glucose, amino acids, salts, and major water, which are filtered along with nitrogenous waste, are reabsorbed. The amount of water reabsorbed depends on excess water and dissolved waste along with wastes. Secretion. Reabsorbed components of wastes are secreted into the blood when the urine flows through the tubular part of nephron in the kidney. Mechanism of urination. The urine formed in kidney enters into a lung tube called ureter. The one end of the ureter is connected to kidney and the other end is connected to urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of urinary bladder leads to urge to pass urine. When it reaches the pressure to urge to pass it, urine passes out through urethra. How can we hold urine until it reaches to the urge to pass urine? As the urinary bladder is muscular and it is under the control of nervous system, we can usually control to urge to urinate. The process of passing out urine is called as urination. The kidneys filter blood plasma, removing metabolic wastes, toxins, and excrete them in urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Blood enters the kidney via the renal artery, which divides into smaller arteries, then arterioles. The arterioles get into contact with functional units of the kidney called the nephrons. This is where blood filtration and urine formation take place. The filtered blood then passes through a series of veins and exits the kidney via the renal vein. The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney via the ureters. Each kidney contains over 1 million nephrons. A nephron consists of 2 major parts, a glomerular capsule, or Bowman's capsule, and a long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connect to a common collecting duct. There are 3 steps in the formation of urine: glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion, and water conservation. Blood enters the Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, then leaves via the efferent arteriole. The afferent arteriole is significantly larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and small outlet.
As a result, the blood hydrostatic pressure in these capillaries is much higher than usual. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of the nephron. The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ions, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as urea and creatinine, and make up the glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, GFR. GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys, known as renal autoregulation. GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR regulation is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, the total filtrate volume amounts to between 150 and 180 liters a day. However, only about 1% of this is excreted as urine. The remaining 99% is reabsorbed back to the blood as the filtrate flows through the long renal tubule. This is possible because the efferent arteriole, after exiting the Bowman's capsule, branches out to form a network of so-called peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about 2/3 of the filtrate. In this process, water and solutes are driven through the epithelial cells that line the tubule into the extracellular space. They are then taken up by the peritubular capillaries. Sodium reabsorption is most important as it creates osmotic pressure that drives water and electrical gradient that drives negatively charged ions. Sodium levels inside the epithelial cells are kept low thanks to the sodium-potassium pumps that constantly pump sodium ions out into the extracellular space. This creates a concentration gradient that favors sodium diffusion from tubular fluid into the cells. Sodium is absorbed by symport proteins that also bind glucose and some other solutes. Nearly all glucose and amino acids are reabsorbed at this stage. About half of nitrogenous wastes also reabsorb back into the bloodstream. The kidneys reduce the blood levels of metabolic wastes to a safe amount, but do not completely eliminate them. Some of the reabsorption also occurs by the paracellular route through tight junctions between epithelial cells. At the same time, tubular secretion, where additional wastes and other solutes leave the bloodstream to join the tubular fluid, also takes place. The processes of reabsorption and secretion continue in the nephron loop, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. These parts of the tubule also have some other important functions. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla that enables the collecting ducts to concentrate urine at a later stage. The ascending limb of the loop actively pumps sodium out, making the medulla salty. The descending limb is permeable to water, but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate becomes more and more concentrated as it reaches the bottom. The ascending limb, on the other hand, is permeable to ions, but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, saltier at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted tubule are under control of various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. The collecting duct receives tubular fluid from several nephrons. The main function of the collecting duct is to concentrate urine and therefore conserve water. This is made possible by the osmolarity gradient generated by the loop of Henle. As it gets saltier deep in the medulla, the filtrate loses water as it flows down the collecting duct. The collecting duct is also under hormonal control.
so it can adjust the amount of reabsorbed water according to the body's state of hydration. For example, when the body is dehydrated, more water is reabsorbed back to the blood, and the excreted urine is more concentrated. ओके, हमने अब देखा कि फिजियोलॉजी एनाटॉमी ऑफ द यूरिन, लेकिन योगा से हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं देखें तो हमारे पास ज्यादा कुछ कोरिलेशन नहीं, जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा होगा और कि उसका कनेक्शन मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें बहुत सारा कनेक्शन और बहुत सारी चीजें थी बताने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक ही चीज है कि प्राणवायु के 5 उसमें है, उदान, प्राण, समान, व्यान, अपान। ओके, हर एक वायु का काम अलग अलग है, उदान का, प्राण का। अभी ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का देखे तो ये अपान वायु के अंदर आता है। अपान वायु का मेन काम है एक्सक्रीशन किसी भी चीज का, लोअर पार्ट ऑफ लोअर बॉडी में है, एंड एक्सक्रीशन का काम करता है हर एक चीज एक्सक्रीट करना है, बॉडी के बाहर ढकेलना है, तो ये अपान वायु करता है। फिजिकल लोकेशन क्या है? पेल्विक फ्लोर टू द फीट। फंक्शन उसका क्या है? इलिमिनेशन, बर्थिंग, मेंस्ट्रुएशन, हर एक चीज काम करता है। देन चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। तो इसके लिए ये अगर अपान वायु प्रॉपर से काम करने के लिए हमें इनडायरेक्टली कहाँ पे फोकस करना होगा? ये कहा किसके पार्ट से? प्राण के। तो और प्राण वायु को प्रॉपर रेगुलेशन में लाने के लिए क्या करना है? इनडायरेक्टली प्राणायाम और अदर सब आएगा इसमें, मीन्स उसका कोरिलेशन ऐसे। इसका काम अच्छे से होने के लिए प्राणवायु ठीक रहना जरूरी है। प्राणवायु ठीक रहने के लिए हम जो भी करते हैं, प्राणायाम हो, योगा आसनास हो, बाकी सब मेनली प्राणायाम, वो रेगुलेट हो गया तो अपने आप ये हो जाएगा, मीन्स यानी कि सारे ये हो जाएंगे, हर एक का काम अच्छा हो जाएगा जब प्राणवायु प्रॉपर हो जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम को और नाड़ी शुद्धि को योगा में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक दूसरे को कनेक्टेड है सारे। ओके, अपान वायु का श्लोका। अपान वायु स्थान अपानो अपानग श्रोणी बस्ती मेदो उरु गोचरः। कहाँ पे है? श्रोणी मीन्स पेल्विक गर्डल, बस्ती मीन्स ब्लैडर, आई डोंट नो। देन अपान कार्य, उसका क्या क्या काम है? शुक्र, आर्तव, मूत्र, गर्भ, निष्क्रमण क्रिया मीन्स शुक्र का मीन्स सेमेन, देन आर्तर मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड, मूत्र, गर्भ, ये सब निष्कासन का काम करता है। ओके, देन अभी किडनी डिसीज, कौन सी भी हमें किडनी डिसीज हो जाएगी तो ये सारे सिम्टम्स, हर एक किडनी डिसीज अलग अलग हो, किडनी स्टोन्स हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज हो, हर एक कोई किडनी डिसीज में आपको यही सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। कौन से? ड्राउजीनेस एंड टायर्डनेस, क्योंकि किडनी का काम प्रॉपर से नहीं हो पा रहा है, तो जो आयंस या मोलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करना है, जो बाहर फेंकना है, जो हमारी बॉडी को नीडेड है, जो नीड नहीं है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये ड्राउजीनेस और टायर्डनेस आ जाता है। ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग ऑफ द मसल, क्योंकि यहाँ पे मस्कुलर हमने देखा है कि वर्टेब्रा से एकदम क्लोज है, और सारा जो भी कुछ यहाँ पे थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो एकदम क्लोज टू वर्टेब्रा और स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे हो जाने के कारण पेन शुरू हो जाता है तुरंत ही। ओके, मस्कुलर पेन हो या कुछ भी हो। देन ब्लड यूरिन, हर एक में नहीं होता है, हर एक डिसीज में किसी किसी इसमें हो जाता है, यूरिन से ब्लड भी आने लगता है। फेल्यूर टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, फिर अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाता है। फोमी यूरिन जब पास करते तो फोमी यूरिन हो जाती है। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ये अगर प्रॉपर से फिल्टर नहीं कर पा रहा है तो पानी बहुत सारा अपनी बॉडी में ही रह जाता है। पानी अगर बॉडी में रह गया तो ब्लड पास होते होते लंग्स में जमा होने लगेगा, क्योंकि वहां पे फिल्टर होने जा रहा है ना ऑक्सीजन लेने, तो वहां पे चेस्ट में लंग्स में पानी भर गया तो प्रॉपर से हम रेस्पिरेशन कर नहीं पाते हैं। देन बैगी आईज, जैसे ही हमारे बॉडी में फ्लूइड कंटेंट बढ़ जाएगा तो आंखों में स्वेलिंग वगैरह दिखाई देगा आपको। देन है परसिस्टेंट ईचिंग एंड ड्राई स्किन, ड्राइनेस तो हो जाएगा, नहीं तो मीन्स ड्राइनेस जब हो जाएगा ड्राई स्किन हो जाएगी, मीन्स बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ड्राई स्किन हो जाएगी, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाएगा। जैसे कि डायबिटीज में हम देखा गया तो बहुत बार यूरिन कब हो गया
तो स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो स्लीप के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसे डायबिटीज में देखते हैं, नोजिया, वोमिटिंग एंड पुअर एपेटाइट, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है, पता नहीं चलता किससे रिलेटेड है। एसिडिटी के वजह से नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। यूजुअली हर एक ऑर्गन पेन हो जाता ना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम है, पैनक्रियास का कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उसमें नोजिया वोमिटिंग ये कॉमन है हर एक चीज में। किडनी के प्रॉब्लम्स हो, किडनी स्टोन्स हो, तो किससे क्या रिलेटेड पता नहीं चल पाता है जल्दी, क्योंकि ये वेरी कॉमन एसिडिटी है या क्या है पता नहीं चलता है। सोलन एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर में सूजन आ जाती है। बीइंग इन द रिस्क ऑफ ग्रुप, कौन से ये रिस्क ऑफ ग्रुप में आ जाते हैं, विल स्किप दिस। तो अभी देखेंगे कि डेथ रेट क्या है, कौन से ज्यादा प्रॉब्लम। डायबिटीज के वजह से 38% किडनी फेलियर हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से 26% लोगों का किडनी में प्रॉब्लम आ जाता है। देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यहाँ पे नाम ही इसका ग्लोमेरुलो मीन्स रिलेटेड टू ग्लोमेरस है, नेफ्राइटिस नेफ्रॉन्स, ITIS, ये जब भी एंड में लगेगा तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन हुआ है, किसी भी चीज में आएगा। हर एक एनाटॉमी का आप जब पढ़ोगे, कोई डिसीज या बीमारी पढ़ोगे, तो आइटिस ये जब वर्ड एंड में लगेगा तो है इन्फ्लामेशन। ओके, तो ये नेफ्रॉन और नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस में यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये इससे 16% किडनी फेलियर या प्रॉपर से किडनी काम नहीं कर पाती, या डेथ रेट। देन अदर कॉजेस इतने हैं, अननोन कॉजेस 5% है। तो ये मेनली डायबिटीज में हो जाता है, ब्लड प्रेशर। एंड ऑफ द डे डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर इज द मेन कॉज फॉर द किडनी फेलियर और किडनी डिसऑर्डर्स। दिस इज द पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। पॉलीसिस्टिक, सिस्ट यानी वाटर फिल्ड पाउचेस। ओके, कहाँ पे भी ये सिस्ट आएगा वर्ड तो वाटर फिल्ड पाउचेस आ जाएगा। तो पॉली मीन्स बहुत सारे सिस्ट है, वाटर बैग्स है, तो किडनी के ऊपर बहुत सारे ऐसे वाटर बैग्स आ जाएंगे। ओके, किडनी जैसे जैसे डैमेज होती जाएगी। ओके, ये हर एक इसमें होता है, मीन्स उसको ये नहीं कि बस इसी वजह से होगा, डायबिटीज की वजह से ही होगा, हाइपरटेंशन के, सब मिला के हर एक धीरे धीरे खराब होने लगता है, वो एक ही रीजन से नहीं होता ये। देन है हमारा कॉमन किडनी स्टोन्स। ओके, किडनी स्टोन्स एक तो यहाँ पे रहते हैं माइनर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में, या इसमें यूरेटर में, और यूरेटर के पहले पेल्विस जो है, ओके, वहां पे भी हो जाता है। उसका साइज अलग अलग रहता है। तो किडनी में जब स्टोन्स रहता है तो पेन नहीं होता है। जब ये स्टोन गल के नीचे आएगा, यूरेटर से पास होने लगेगा, तब हमें पेन चालू हो जाता है, रेडिएटिंग पेन। यूजुअली ये दिस इज द मेन पेन साइट है। ओके, यहाँ पे जब रहता है इतना पेन नहीं होता है, और हमें ये पता नहीं चलता जब तक ये यूरेटर से स्टोन नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मस्कुलर लेयर था, म्यूकस लेयर था, तो उसको पास करते करते वो हर एक लेयर को काटते जाता है, तो पेन हो जाता है। यहाँ पे कैसे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बड़े बड़े कैलिक्स भी तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि डिपेंड्स रहता है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन से स्टोन ब्रेक होता है, जो भी होता है, लेकिन अगर इतना बड़ा स्टोन है और पास करते करते यहाँ से नहीं जा रहा है, तो वहां पे सर्जरी कराते, नहीं तो लेजर ट्रीटमेंट या अल्ट्रासाउंड या साउंड्स रहते हैं, उससे ये स्टोन्स यहाँ पे ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करके ये बाद में पास हो जाएगा। डिपेंड्स रहता है इसका ट्रीटमेंट। और ये क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किडनी हमारे ब्लड में है, फिल्टर करने के बाद यहाँ पे सैचुरेट हो गया, सैचुरेट होते जैसे कि हमारे ब्लड में फैट सैचुरेट हो के हार्ट के पास वो आर्टरीज में एक लेयर बना देता है। वैसे ही जो आयंस जो एक्सक्रीट किए गए सारे जो ये है पार्ट है, वो यहाँ पे स्टोर होते बड़ा स्टोन होते चला जाता है। इसलिए हमारा डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, डाइट का
प्रॉपर से ख्याल रखना हर एक चीज के लिए, हार्ट के लिए, किडनी के लिए, सब चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ज्यादा ये बढ़ जाएंगे बाकी के मोलिक्यूल्स यहाँ पे सैचुरेट होता जाएगा। पानी की कमी हो तो यहाँ पे सैचुरेट होएगा, क्योंकि पास नहीं हो पा रहा है पानी, मीन्स प्रॉपर से फ्लश नहीं हो रहा है डेली डेली। तो वाटर की कमी हो या अपना डाइट प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे ये स्टोन्स बनना चालू हो जाएंगे। और यूरेटर का अंदर से स्ट्रक्चर ऐसे रहता है तो ये यहाँ से जब पास करेगा तो पेन हो जाता है। देन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ पे क्या हो जाता है, मेनली ग्लोमेरुल्स जो रहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला एंड ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है यहाँ पे। मैंने बोला ना आइटिस जब लगेगा देन दिस इज द मेन साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो प्रॉपर से ब्लड प्यूरिफाई या फिल्टर नहीं कर पाता, मीन्स जो आयंस लेने हैं, जो आयंस मीन्स एक्सक्रीट करने वो प्रॉपर से नहीं होगा, वहां पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये सब मिला के हर एक प्रॉब्लम करेगा। डायबिटीज में करेगा, हार्ट डिसीजेस में करेगा, ओके सब में ये प्रॉब्लम करेगा। ओके वी हैव डन। किसी को अगर क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, टाइम पे खत्म हुआ है फिर भी। अंडरस्टूड, प्रॉपर से क्लियर हुआ, होप सो। ओके Yes.